हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे दो पेपर है। फर्स्ट पेपर ये जो कि ऑफिशियल पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हो सीडीपी का यहाँ पर पोर्शन चल रहा है। पीआरटी का पेपर 1 है। यहाँ पे आप देखोगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फिजिकल बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। और यहाँ पे आप देखोगे जिसमें मेरे 99 मार्क्स आए हुए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आप देख सकते हो क्लियरली, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, है ना। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको वही दिखेगा, सेम टू सेम। एंड आप देखो ये क्वेश्चन मेरा सही था। चलिए मैं आपको अभी और भी क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 11, ठीक है। अभी यहाँ पे ले आता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। एंड आप देखोगे सेम टू सेम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, ठीक है। और यहाँ पे भी दे रखा है सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, ठीक है। ऑप्शन भी आप देख लो। लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, ये ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो लर्निंग डिपेंड्स ऑन प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। तो अभी चलिए हम यहाँ पे मेन पेपर पे आते हैं, क्योंकि जो मैंने दिया था बस उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे हम बात करें तो आप देखोगे तो मेरे 99 मार्क्स आए थे। क्लियरली आप यहाँ पे लिखो, क्योंकि मैंने आंसर की के बाद मैच किया था। यहाँ पे मेरा नाम है क्वेश्चन पेपर पे, और कैसे कैसे मैंने सॉल्व किया है देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने मार्क किया हुआ है। टाइम टू टाइम कैसे मैंने ऑप्शन को टैकल किया है, कैसे आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने कैसे ऑप्शन को पहले ही मार्क कर लेना है कि क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्या पूछ रहा है, क्या क्या मेन पॉइंट्स है, उनको मार्क कर लीजिए जैसे मैंने कर रखा है। उसके बाद जो जो हिसाब से आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, फर्स्ट उनको एलिमिनेट कर लीजिए। जैसे मैंने देखिए आप इन तीनों ऑप्शंस में कर रखा है, एंड यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही था तो वही मैंने सही लगाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपको सेम क्वेश्चन करना है। मैं आपको और दिखाऊं, अगर आप देखोगे तो मैंने हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सही किया है कि मोर इंपॉर्टेंट चीजें क्या पूछ रहा है, और फिर क्वेश्चन में क्या एलिमिनेट किया जा सकता है। आप इस क्वेश्चन में भी देखोगे तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 6 था। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये ऑप्शन पहले ही कट कर दिया था, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन मैंने पहले ही कट कर दिया था। तो ये एलिमिनेशन आपको करना है ताकि आपको क्लियरिटी, आपको कम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा। जैसे ये क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था एग्जाम में, एंड आप देखोगे इसका आंसर फर्स्ट सही है, जबकि मैंने आंसर सेकंड जो इसका इसको सही किया हुआ था। तो ये चीजें आपको एग्जाम टाइम में कई बारी जल्दीबाजी के चक्कर में आप देखोगे कि आपसे होंगी, गलतियां होंगी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, बट मैंने इसको गलत कर दिया, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन सेफेलो कॉर्डल वाला है। ये वाला क्वेश्चन 13 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट मैं इसकी लैंग्वेज में फंस गया, जिसकी वजह से, है ना, यहाँ पे मुझे डाउट हुआ। और इनको डाउट था, मैंने फिगर भी बनाया था एग्जाम हॉल के अंदर ही, है ना, आप देख सकते हो। और मैंने ये दोनों फर्स्ट क्वेश्चन इनको पहले ही एलिमिनेट कर चुका था। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे, आप देखो क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने तीनों को पहले ही एलिमिनेट कर दिया था पढ़ पढ़ के, ठीक है। आपको ऐसे ही मार्क करना, तभी आप ऐसे ही करके आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे और अपनी क्लैरिटी ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ये है प्लानिंग्स। और मैं अगर आपको बताऊं 30 मिनट पर सेक्शन मिलता है, एंड अगर आप उस 30 मिनट में, ठीक है, आपको 30 मिनट पर सेक्शन मिलता है, और ऐसे 5 सेक्शन मिलते हैं जिसमें सीडीपी आ जाएगी, मैथमेटिक्स आ जाएगा, ईवीएस आ जाएगा, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 लैंग्वेज मिलेंगे, 5 सेक्शन मिलेंगे, जब भी आपको ओएमआर सीट भरनी होगी, ठीक है। तो जब ओएमआर सीट भरेंगे तो कोशिश करिए आपको क्वेश्चंस को 25 मिनट के अंदर में निपटा दीजिए, ताकि आपके पास नहीं 25 है तो 27 मिनट, मैक्सिमम 27 मिनट, ठीक है। ताकि आपके पास 3 मिनट बचा रहे, ठीक है। वो 3 मिनट आप सिर्फ ओएमआर को भरेंगे, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि गोला भरते टाइम बच्चे गलती कर देते हैं, ऑप्शन इधर का उधर कर देते हैं। तो आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे ही आप इस पेपर को सॉल्व करिए। ये स्ट्रेटेजी है कि आपको, देखिए फाइनल क्या होगा कि आपको 30 मिनट मिलेगा पर सेक्शन, ठीक है। आपको 5 सेक्शन मिल रहे हैं, एंड उस 5 सेक्शन में से आपको कोशिश करना है कि आप 25 से लेकर के, ठीक है, 27 मिनट के अंदर में उस क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए, ठीक है। 27 मिनट के अंदर में आप इस सेक्शन को खत्म करिए। एंड उसके बाद 3 मिनट, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 3 मिनट, नहीं तो 4 मिनट कोशिश करिए। फिर आपको यहाँ से 26 मिनट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से 4 मिनट में आप गोला भरिए। जो पिछले 26 मिनट तक मेहनत करी है वो गलती एग्जाम में नहीं होगी। फिल करते टाइम आप ऑप्शंस को गलत जगह नहीं फिल कर दोगे, जल्दीबाजी में नहीं। 4 मिनट बहुत होता है गोला भरने के लिए, तो जो कि एक अच्छा टाइम है। गोला भरने में इतना ही टाइम लगता है। अगर आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये प्लानिंग होगी, आप कोशिश करिए। और सबसे, अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही, तो आप कोशिश करिए कि हर सब्जेक्ट का जो पेडागोजी, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया या मैथ हो गया, सब पेडागोजी वाला क्वेश्चन पहले करिए, क्योंकि वो इजी होता है, वो कम टाइम में ही ज्यादा ज्यादा आप निपटा सकते हो। एंड उसी हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि पहले सीडीबाजी का 15 क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मेन जो 15 क्वेश्चन आते हैं उनको आप निपटाइए।
तो आपको एक तो टाइम मिलेगा, क्योंकि अगर इन 15 क्वेश्चंस को आपको कम से कम अगर कोशिश करेंगे तो 12 से 13 मिनट के अंदर में आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर 2 से 3 मिनट आप निकालेंगे तो आपको 2 से 3 मिनट उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि आपका इस तरह से हो जाए तो आपको एक बार में ही निकल जाएगा। मुझे 2 बार लगा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये गलती कर दी थी, तो आप लोग वो गलती ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों या ग्रुप में शेयर करें जो आपके साथ बीएड में या फिर डीएलएड में साथ में पढ़े उन बच्चों के साथ, ताकि उनको भी पता लगे, ठीक है। तो अभी चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन सीडीपी का, जिसमें 30 क्वेश्चन अभी हम इसको कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर में ही निपटा दें, आपको समझाते हुए, है ना, क्योंकि टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन फटाफट, एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन करे हुए हैं तो मेरे लिए तो ईजी है, बट आप फर्स्ट टाइम करोगे तो एग्जाम प्रेशर, वहाँ पे फोबिया होता है, कई बच्चे डर जाते हैं कैसा पेपर आएगा, टफ आएगा। अब पिछले बार से काफी पेपर टफ भी आने लग गया, तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा स्पीड के साथ आप उस क्वेश्चन को टैकल करिए, ठीक है। कोशिश करिए आप 26 से लेकर के 27 मिनट तक मैक्सिमम में आप अगर कंप्लीट कर लेंगे अपना, तो आपको वो टाइम मिलेगा 3 मिनट। उस 3 मिनट में आप गोला भर लीजिए फटाफट अपना, है ना, मार्क करते हुए। तो इस तरीके से आप गलती नहीं करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एंड देखिए जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी मैं पहले इंग्लिश वाला पोर्शन करूंगा, देन उसके बाद साथ में हिंदी भी करेंगे अपन, ठीक है, ताकि जो हिंदी माध्यम का बच्चा है वो भी समझे और इंग्लिश वाला बच्चा भी समझ पाए। अगर आपको लगे कि वीडियो बहुत स्लो चल रही है तो आप इसको 1.5x पे करके देख सकते हैं, ताकि आपका ज्यादा टाइम बचे और आप वीडियो को पूरी कवर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो फिर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो अभी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जो डीएलएड में एडमिशन लिए है। क्योंकि आप सीटेट का फॉर्म जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं उसी दिन से दे सकते हैं। जिस दिन आपका एडमिशन हो जाता है उसी के दिन के बाद से जब भी पहला सीटेट आया आप भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका वैलिड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि जो क्वेश्चन आपने क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये आप हिंदी में पढ़े या इंग्लिश जिसमें भी पढ़े, जिस भी भाषा में आप पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद आप देख लेंगे कि मेन पॉइंट क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन है, ठीक है, इस क्वेश्चन। तो हमें क्या भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही पूछा है, इसके बारे में देखना। जो ऑप्शंस यहाँ पे एलिमिनेट हो सकते हैं उसको आप देखिए, फटाफट एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ टास्क, ठीक है। तो हिंदी में क्या दे रखा है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ठीक है। एंड मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम द कॉम्पिटिशन विद अदर, प्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। थर्ड ऑप्शन क्या है, मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम फियर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, अभिप्रेरणा जो जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। तो इसमें क्या है, मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि मेरा ऑप्शन भी सही था, क्वेश्चन भी सही था यहाँ पे इन एग्जाम। तो ये क्वेश्चन मेरा सही था। एंड आप सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे अदर्सन और रीजनिंग वाला, इसमें इन लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट दैट थ्योरी चिल्ड्रंस मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट टू डिटरमाइन whether they are goods or bad, to understanding that rule and laws are flexible and can be changed, ठीक है। तो इसमें हिंदी में क्या देखा, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि ये नियम और कानून नम्य है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल है, जो कि बदले जा सकते हैं, ठीक है। टाइम टू कैन बी चेंज। तो ऑप्शन ये तो फर्स्ट सही है कि लॉरेंस कोलबर्ग बोलते भी हैं कि रूल्स जो भी बनाए जाते हैं मोरल डेवलपमेंट, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, टाइम के साथ सिचुएशन के हिसाब से उनको चेंजेस लिया सकता है, जैसी नीड हो उस हिसाब से चेंज और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड ऑफ द रीजनिंग, रीजन क्या दे रखा है इसका, रीजन आर लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यू दैट मोरल डेवलपमेंट अकर प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि यहाँ पे आप देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, जो कि ये दोनों सही है, ट्रू है, और ये इसकी व्याख्या भी करता है, तो ठीक है। तो जब व्याख्या कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि ये आप देख सकते हैं, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप डिमांड्स, ठीक है। क्या होता है, वंचित वर्ग से
संबंधित बच्चों का के लिए समावेशन के लिए क्या, मतलब क्या होता है कि इंक्लूजन के लिए सबसे मैक्सिमम अच्छा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, वही आपको ढूंढना है इन ऑप्शंस में। तो क्या अवॉइडेंस, ये देखिए ये तो नेगेटिव पॉइंट है, ये तो पहले ही कट जाएगा देखते ही। और फिर इनकरेजिंग आइडेंटिफाई द बेस ऑफ स्टीरियोटाइप, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, आइसोलेशन इन द क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल अफिलिएशन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सामाजिक समृद्धता के आधार पर कक्षों में अलगाव। अलगाव तो कहीं से कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इंक्लूजन के बारे में पूछ रहा है तो सबको, चाहे वो गरीब घर का बच्चा हो, अमीर घर का बच्चा हो, चाहे बहुत ही एडवांटेज बच्चा हो जिसका आईक्यू लेवल 140 हो, आइंस्टाइन हो, या फिर कोई एकदम बिल्कुल ही लो आईक्यू वाला बच्चा हो, सबको इंक्लूजन का मतलब है सबको एक ही क्लासरूम के अंदर बिठाया जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे, कोई भेदभाव नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है, अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, सॉरी थर्ड ऑप्शन क्या है, सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम। तो ग्रुपिंग तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सामान्य क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना। तो समूह में तो विभाजित नहीं कर सकते, ग्रुपिंग कहीं भी हो वो गलत है। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या, अवेयरनेस एंड सैनिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन। क्या कहता है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि फिर से वंस अगेन अजर्सन एंड रीजनिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए, लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे आर ऑलरेडी नोड। ठीक है, तो लर्नर्स क्या होता है, और हिंदी में इसका क्या दे रखा है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं और उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, और सेकंड इसमें रीजन क्या दे रखा है, फाइंडिंग पैटर्न एंड मेकिंग लिंकेज विथ प्रीवियस नॉलेज हेल्प लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। तो इसका जो कारण है, पैटर्न ढूंढना तथा पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती। तो आप देखेंगे यहाँ पे रीजन क्या दे रहा है, फाइंडिंग पैटर्न एंड मेकिंग लिंकेज विथ प्रीवियस नॉलेज। तो हमेशा कभी भी आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे जो उनका प्रीवियस नॉलेज है उसी से उनसे लिंक करके जो आगे का नॉलेज या ज्ञान है उनको दिया जाएगा। तो हेल्पिंग लर्नर टू द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुली, तो इस प्रकार से संसाधित करने में मदद होता है। ठीक है, जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद। तो ये क्या है, ये रीजन भी सही है और इसका अजर्सन भी सही है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो कि डी, बोथ ए एंड आर ट्रू हो जाएगा, एंड आर इज करेक्टिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर सही है। एंड फिफ्थ की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें क्या दे रखा है, रीजनिंग थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। हिंदी में क्या है, विकास विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हिंदी में यही ऑप्शन सही जो कि संज्ञानात्मक विकास है, और मोरल डेवलपमेंट इसका थर्ड ऑप्शन क्या, मोटर डेवलपमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन सोशल डेवलपमेंट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही, क्योंकि रीजनिंग थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकी किस में था, कॉग्निटिव, ये हमेशा माइंड से रिलेटेड चीजें होती है। रीजनिंग माइंड से थिंकिंग भी करेगा तो माइंड से ही, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा तो वो भी माइंड से ही करेगा, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो इसका आंसर फिफ्थ हो गया। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, जिसमें दे रखा है, एज पर हार्वर्ड गार्डन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट रिस्पॉन्स करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या पूछ रहा है, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में कौन सा इंटेलिजेंस उसके कैरेक्टरिस्टिक से एसोसिएटेड है, ठीक है, लिंक्ड है। हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सेट बुद्धि एवं उससे संबंधित विशेषताओं का सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। लॉजिकल मैथमेटिकल की बात करें तो स्किल ऑफ डांस एथलेटिक एबिलिटी, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने या कोडिंग वगैरह में ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन म्यूजिकल, क्या इसमें क्या है, परफॉर्मेंस एंड कंपोजिशन ऑफ स्किल, तो ये बिल्कुल सही बात है। म्यूजिक जो म्यूजिशियन होता है वो परफॉर्मेंस भी करता है और कंपोजिशन, और उनकी जो म्यूजिक कंपोजिशन की स्किल होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, स्पेशल स्किल ऑफ अप्रिशिएटिंग ऑफ नेचुरल, ये बिल्कुल नहीं, गलत, ये तो नेचर में आता है। स्पेशल का मतलब हो गया कि जो अपने स्थानों, जैसे मैप्स को पढ़ने में बहुत ही समझदार हुआ, किसी चीज को एक बार देख लिया, किसी रास्ते को, तो वो उसको भूलता नहीं है। ठीक है, इंटरपर्सनल क्या होता है कि मतलब जो चीजें स्वयं से रिलेटेड हो, तो स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू द अदर्स, रिलेटिंग टू द अदर्स यही गलत हो गया, यहाँ क्या रिलेटिंग टू द ओन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि है
म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंड कंपोजिशन स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ एंड आप देखोगे मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्ण संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर क्या है? ए में आप देखेंगे तो डिसेंट्रिक यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंड यहाँ पे देखो हाइपोथेटिकल रीजनिंग ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। एंड यहाँ पे आप देखोगे ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस ये बिल्कुल भी गलत है। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस ये तो और भी गलत है। इंद्रियों का समन्वय तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जबकि जैसे जब बच्चे आप देखोगे तो जहां पे आप बच्चा सीख जाए कि कौन सा वर्ग है, कौन सा त्रिभुज है और कौन सा सर्कल है, जब तो ये उसकी बात हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात, विकेंद्रीकरण की बात हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। देखिए आप यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं ढूंढना है। ठीक है। अब देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, तो हमें जो गलत है उसको चूज करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एडॉप्टिंग पेडागोजी दैट सपोर्ट नीड ऑफ ऑल लर्नर। ठीक है। तो ये क्या है? समावेशी शिक्षा का उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को का समर्थन करता है। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है परंतु ये गलत हमें चूज करना है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। एंड इंक्लूसिव क्लासेस अकोमोडेटेड डिफरेंस इन लैंग्वेज स्टाइल एंड प्रमोट कोलैबोरेशन, ये भी सही है ऑप्शन, बट हमें यहाँ पे गलत पूछा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड जो थर्ड ऑप्शन है, इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर अराउंड फिक्स करिकुलम एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट, यही देखिए बिल्कुल सही, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन कहीं भी नहीं आना चाहिए। जहाँ पे फिक्स और स्टैंडर्ड आए वो समझ लीजिए कि ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो यही जो गलत है वही सही है, आप यहाँ पे देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। एंड फोर्थ है, इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन वे डू दैट डू नॉट एक्सक्लूड। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये पर यहाँ पे गलत पूछा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षण का अर्थ ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे, सबको एक साथ लाके बिठाए। एक क्लासरूम में सारे बच्चे आके बैठेंगे, चाहे वो बिल्कुल ही कमजोर बच्चा आईक्यू लेवल का या बहुत हाई लेवल का हो, क्यों आइंस्टाइन क्यों ना हो, सभी बच्चे एक साथ बैठेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन परसिस्टेंट एफर्ट एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसमें क्या है? अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसे लगातार कोशिश एवं बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? जिसमें लगातार कोशिश एवं बेहतर प्रदर्शन और परफॉर्मेंस दे उसकी संभावना किस ऑप्शन में, तो हमें वही चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूट ऑफ फॉर सक्सेस एंड इंटरनल एट्रीब्यूट फॉर फेलियर। तो ये क्या है? ये बिल्कुल उल्टा दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। इंटरनल एट्रीब्यूट फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, क्या होता है इसमें? असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा। जहां पे ये होगा, यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन में क्या होगा? लगातार कोशिश, ये ऑप्शन भी मिल रहा है, और बेहतर प्रदर्शन, चाहे वो फेल हो या पास हो, लेकिन हर जगह सेम परफॉर्मेंस दे रहा है, कोशिश कर रहा है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन। एंड यहाँ पे देखेंगे थर्ड की बात करें तो एक्सटर्नल एट्रीब्यूट फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। ठीक है, एक्सटर्नल एट्रीब्यूट फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, सफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे? जैसे आप कोई रिवार्ड के लिए बात करें, बट ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए बिल्कुल अलग दे रहा है। बाहरी जहाँ पे आएगा वो बाहरी प्रेरणा जहाँ पे आएगी वो बिल्कुल गलत है, जैसे कि रिवॉर्ड हो गया, कोई गिफ्ट हो गया, ये चीजें। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या? एंड इंटरनल एट्रीब्यूट फॉर सक्सेस एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूट फॉर फेलियर, ये भी ऑप्शन देखिए उल्टा दे रखा है, जिसकी वजह से सफलता के लिए आंतरिक आरोपण तथा असफलता के लिए बाहरी आरोपण, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दोनों चीजें एक ही जो परफॉर्मेंस देने वाला उसके अंदर ही डिपेंड करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही है और डी भी गलत है। एंड 11 नंबर क्वेश्चन क्या बता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। क्या पूछा? निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो जो हमें नहीं पूछा है तो हमें उसको मार्क कर लेना और हमें आगे पढ़ना। ऑप्शन लर्निंग इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स, तो ये बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे हमें नहीं, गलत पूछा है, तो वो बिल्कुल हमें ये गलत पूछा है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन का लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे गलत पूछा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन की तरफ चल, लर्निंग एज प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, ये देखिए उल्टा दे रखा है, इसका होना क्या चाहिए? लर्निंग एज अ प्रोसेस रेदर देन प्रोडक्ट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता, तो ये भी ऑप्शन गलत है, बट यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड जो ऑप्शन नंबर डी है, लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर प्रीवियस नॉलेज, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो बट यहाँ पे नाउ गलत पूछा है, तो
ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। While participating in sports competition in class, Tanuj tell his friend that he will participate in the javelin throw, and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girl cannot throw javelin. This respects क्या होता है? खेल कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह फिर डैश है जो ऑप्शन आपको यहाँ से चूज करना है को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे क्या होता है? जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। जेंडर इक्विटी ये भी गलत है क्योंकि जेंडर समता के बारे में बात किया, गलत है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्योंकि हमारे माइंड में बैठ चुका है क्योंकि बच्चे जो लड़के होते हैं वो जॉलिंग फेंक सकते हैं या ऐसे क्रिकेट खेल सकते हैं बट लड़कियां नहीं खेल सकती। वैसे यहाँ पे सेम एग्जाम्पल यूज किया गया है रोप को लेकर के, रस्सी को लेकर के, जहाँ पे ये जेंडर स्टीरियोटाइप को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात को जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था पर मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था। इन द कोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रंस अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्कूल, दिस इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंट इज। तो इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है? फर्स्ट सिफेलोकॉर्डल, सेकंड क्या आता है? सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो लीनियर, तो गलत रहेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन का एनारिक, ये भी अराजक, ये भी गलत रहेगा। एंड जो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है उसमें सिफेलोकॉर्डल में क्या होता है? हमेशा सिर से लेकर के पांव तक का यहाँ पे ग्रोथ होता है, जैसे सर से लेकर पांव तक का डेवलपमेंट अप्रोक्सिमल में 20 से लेकर के हाथ तक का, मतलब आपके जो मिडिल वाला पार्ट है वहां से लेकर के किनारों की तरफ का जो मूवमेंट होता है इनको अप्रोक्सिमल डिस्टर्ब होता है समीप दूरमुखी भाग। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया। ठीक है, यहाँ पे डिसलेक्सिया के बारे में पाठ है। हम लोग समस्या पठन विकल्प एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बोलने में ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, बाकी यहाँ पे आप तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिजिकल वाले में क्या होता है? फिजिकल में आप क्या होता है बेसिकली रनिंग से या फिर मोटर पार्ट जो होता है, मेजर पार्ट होता है थाइस वगैरह, इनसे ये वाला पार्ट होता है जो कि गलत हो जाएगा। स्पेशल यहाँ पे ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। स्थानिक अवेयरनेस के बारे में ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें क्या? क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है यहाँ पे? फोनोलॉजिकल बोलने से या फिर बार बार रिपीटेशन को डिसलेक्सिया बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब एफ। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है एन असेसमेंट गिव ड्यूरिंग, तो यहाँ पे ये पहले गलत हो जाएगा क्योंकि ड्यूरिंग द क्लासरूम प्रोवाइडेड ऑनगोइंग फीडबैक एंड स्टूडेंट, ये तो गलत हो जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? एन असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल फॉर कंपेयरिंग स्टूडेंट एज पर स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया, ये बिल्कुल सही ऑप्शन रहता है। एज असेसमेंट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मिसकॉन्सेप्शन इन स्टूडेंट लर्निंग, मतलब लर्निंग के दौरान जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं उनके बारे में बात किया, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये एफए के बारे में पूछा हुआ है। तो लास्ट में जो होगा बिल्कुल वही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ लेंगे तो वही चीज दे रखी जो मैंने अभी समझाई है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यहाँ पे वंस अगेन अजर्सन और रीजनिंग वाला ऑप्शन आ गया, तो आपको यही चूज करना है कि जो रीजनिंग है वो इसको अजर्सन को सपोर्ट करे, ऐसा ऑप्शन देखना। अगर सही है तो बोथ और करेक्ट, और रॉन्ग जिस हिसाब से जो गलत होगा फिर सही हो जाएगा। स्कूल करिकुलम शुड बी गिव रिस्पॉन्सिबल स्पेस एंड वैल्यू ऑफ लर्नर्स कल्चरल नॉलेज, क्या होता है? विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान एवं मूल्य देना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। एंड सेकंड, सोशल सपोर्टिंग स्टूडेंट टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटी फैसिलिटेट लर्निंग। ठीक है, विद्यार्थियों को उनके सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थ प्रदान करना तथा सीखने के प्रक्रिया को सुगम बनाना है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है यहाँ पे दोनों, और इसको जो सेकंड ऑप्शन है आर वो उसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। एन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन हेल्प एक्सेस स्टूडेंट एबिलिटी टू इवेल्युएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली। तो इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं। ठीक है, जो छात्र है उसके मूल्यांकन, वो कितना डीपली मूल्यांकन कर सकता है किस चीज को, उसके बारे में यहाँ पे हमें क्रिटिकली सोचना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है?
क्वेश्चन दैट आस्क फॉर द स्टूडेंट पर्सनल ओपिनियन। वे वे प्रश्न जो छात्र के व्यक्तिगत राय को पूछते हैं। जब बच्चा या छात्र अपना पर्सनल ओपिनियन देगा तो कई बार सोचेगा, अलग अलग तरीके से सोचेगा, कई सारे ऑप्शन सोचेगा, उसके बाद ही वो अपना ओपिनियन रखेगा। ठीक है, नेगेटिव, राइट या राइट जो भी होगा, अकॉर्डिंग टू दैट वो अपना पर्सनल ओपिनियन रखेगा किसी भी पॉइंट पे। एंड सेकंड ऑप्शन का क्वेश्चन दैट आस्क फॉर एग्जांपल दैट इवैल्यूएट ऑफ द वैलिडेट द टेक्स्ट। ठीक है, वे प्रश्न जो पाठ्य को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी पाठ की मान्यता के लिए आप उदाहरण के लिए पूछ रहे हैं कोई प्रश्न, तो वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आप अपना ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर समरी ऑफ द टेक्स्ट। समरी देंगे मतलब उसको आप यहाँ पे क्रिटिकली नहीं सोच पाएंगे किसी चीज के बारे में, बहुत शॉर्ट फॉर्म में उस चीज को समराइज करेंगे। तो नंबर डी जो है, क्वेश्चन दैट आस्क फॉर सिंपल डेफिनेशन ऑफ टर्म। तो किसी चीज को सिंपली आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं या परिभाषित करेंगे तो उसमें आप क्रिटिकली नहीं सोच पाएंगे। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि क्वेश्चन दैट आस्क फॉर स्टूडेंट पर्सनल ओपिनियन। जब भी पर्सनल ओपिनियन देगा तो वो कई तरीके से बच्चा या छात्र सोचेगा। क्वेश्चन 18 में रखा है कि कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज फॉर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट एंड इन डूइंग समथिंग। तो इसमें क्या बोल रहा है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं यानी सेल्फ सेंटर होते हैं और कार्य करने में अपना लाभ ही देखते हैं। तो देखिए, मोरल डेवलपमेंट आप में देखेंगे तो 3 लेवल होते हैं और उन 3 लेवल में 6 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट क्या होता है, प्री कन्वेंशनल, जिसमें बच्चा 3 से 7 साल की एज में होता है, और जिसमें क्या होता है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेस पे सारा गेम चलता है इस एज में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट जो लेवल है, फर्स्ट स्टेज है अवॉइडिंग पनिशमेंट। तो बच्चा अवॉइडिंग पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए चीजों को करता है। एंड सेकंड स्टेज क्या है कि सेल्फ इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, सेल्फ सेंटर्ड या फिर सेल्फ सी देयर ओन बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ इंटरेस्टेड है। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा, देखो ऑप्शन देखेंगे तो एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल। देखिए वही चीज आ रही है कि फर्स्ट जो 3 लेवल दे रखे थे उनमें से फर्स्ट लेवल, ठीक है, फर्स्ट लेवल में से भी सेकेंड जो स्टेज है जिसमें क्या है कि सेल्फ इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो या फिर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, पहले स्तर एवं दूसरे चरण में। अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा एट द थर्ड स्टेज ऑफ सेकंड लेवल, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड स्टेज में आप देखेंगे जो बच्चा गुड या बैड बॉय का एटीट्यूड रखता है, जो कि यू नो यहाँ पे कन्वेंशनल में आता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड है एट द फिफ्थ स्टेज इन द थर्ड लेवल। तो फिफ्थ स्टेज में जब आएगा बच्चा तो वहां पे हमेशा सोशल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेगा। ठीक है, जो सामाजिक रूप से जितने भी कार्य होते हैं उनके बारे में, एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फर्स्ट लेवल। ठीक है, ये देखिए मेरा क्वेश्चन, ये मैंने ऑप्शन डी लगा दिया था क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो गया था लेवल को लेकर के, तो जिसकी वजह से ये गलत होगा। बाकी इसका आंसर जो है कि वो फर्स्ट ही सही है। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया। कोहलबर्ग का जो है वो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। बाकी मैंने भी एक ब्रीफ में आपको समझा दिया है क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे आप देखोगे तो इम्पेयरमेंट इज डैश डैश कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज डैश डैश कंडीशन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल। इसमें क्या है, उल्टा दे दिया था, मैंने ये वाला चूज कर लिया, जबकि आंसर ये है। ठीक है, डी, बायोलॉजिकल और फंक्शनल। इम्पेयरमेंट क्या होते हैं, जैविक। जब आप बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है इन्फेंसी के दौरान, तो अगर कोई वहां पे इम्पेयरमेंट हो जाती है, यानी जैविक रूप से किसी इम्पेयरमेंट हो गई, तो वहां पे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। और डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी एक कार्यात्मक, मतलब डिसेबिलिटी क्या है, अगर मान लीजिए आपके पैर ब्रेक हो चुका है या टूट गया है, या फिर कोई हाथ नहीं है या उंगलियां नहीं है, तो वो डिसेबिलिटी आती है क्योंकि आप उससे कार्य नहीं कर पाते, तो इसलिए ये कार्यात्मक आएगा, फंक्शनल। एंड यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट है वो हमेशा आ जाएगा बायोलॉजिकल या फिर जैविक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ सही है। Which of the क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन द कॉग्निशन एंड इमोशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान एवं भावनाओं के बीच के
संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो यहाँ पे रिलेशन और रिलेशन बिटवीन कॉग्निशन और इमोशन के बीच का जो रिश्ता होता है उसके बारे में हमें पूछा है। तो इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इसको मैं समझाऊं कैसे। इमोशन, मान लीजिए आप इमोशनल है तो आपके डिसीजन मेकिंग पे कभी इफेक्ट पड़ेगा, या फिर आप कभी कॉग्निशन लेवल पे परेशान है तो आपको इमोशनली बहुत डैमेज फील होगा। ठीक है। एंड इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉग्निशन इमोशन पे भी इफेक्ट पड़ता है, इमोशन का कॉग्निशन पे भी इफेक्ट पड़ता है हमेशा। सोचने की शक्ति और जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, एक दूसरे पर बिल्कुल असर करता है। आप फील करते हो एग्जाम टाइम में जब आप बहुत घबराए होते हैं तो आप अच्छे से सोच नहीं पाते हैं और आपको डर लगता है, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इमोशन इन्फ्लुएंस कॉग्निशन बट रिवर्स। यही सेम चीज दे रखी है, इसको यहाँ पे इमोशन और कॉग्निशन को आगे पीछे कर दिया है, बाकी सेम है। तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत जाएंगे। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है, कॉग्निशन एंड इमोशन आर टू इंडिपेंडेंट। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट ही सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाई। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ठीक है, मतलब आप समस्या को बड़े ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कौन सा इन ऑप्शंस में से चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फंक्शनल फिक्सनेस। जहाँ पे फिक्सनेस की स्थिरता की बात आएगी वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए किसी भी चीज को, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। पैसिव चीजें तो हमेशा गलत हो जाएंगी, कि आपने निष्क्रिय रूप से अगर कोई काम बच्चा कर रहा है इमेजिनेशन, तो वो भी गलत हो जाएगा। रिस्पॉन्सेट का मतलब होता है प्रक्रिया सेट, मतलब जैसे कि आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आप वही कर रहे हैं, लेकिन जब आपको अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया तब आप उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सेट। और फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग की यही ऑप्शन सही है। अपसारी सिंचन, जिसमें आप अलग अलग तरीके से चारों दिशाओं में सोच पाते हैं कि इस बारे में क्या सही हो सकता है, तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोकस्ड बाय डाइवर्जेंट थिंकिंग, यह ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है, ऐसी शिक्षा जिसमें प्रोग्रेसिव हमेशा नए नए तरीके ढूंढे जाए एजुकेशन को, ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, स्टूडेंट शुड बी पैसिव रिसिपेंट एंड नॉलेज फ्रॉम दियर टीचर्स। हमेशा अगर बच्चा निष्क्रिय रहेगा और अपने टीचर पे डिपेंडेंट रहेगा तो वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंडर में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप बच्चों को ऑथेंटिक टास्क देते रहेंगे तो बच्चा अलग अलग तरीके से सोच पाएगा, चारों दिशाओं में सोच पाएगा कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन या किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल। कोई चीज अगर यूनिवर्सल हो रही है और करिकुलम को स्पेशली लेकर के, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कई बारी चीजें अलग अलग होती हैं और पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित एवं सार्वभौमिक होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज बेस्ट वे टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग, ये बिल्कुल गलत बात है। कहीं भी स्टैंडर्ड या कोई ऐसा पॉइंट आए तो वो हमेशा नेगेटिव में आता है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आप देखोगे सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे, चिल्ड्रन इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय द चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। तो बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चों द्वारा बचपन में अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह का अनुभव किया था, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका का बच्चा बिल्कुल अलग अनुभव होगा, चाइना का बच्चा बिल्कुल अलग अनुभव करेगा, इंडिया का बच्चा अलग अनुभव करेगा। और यहाँ पे जो रीजन दे रखा क्या उसका, चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ये बिल्कुल गलत बात है। यूनिवर्सल नहीं होता है कहीं भी। ठीक है, क्योंकि देखिए अब यूएस का बच्चा तो बिल्कुल अलग तरीके से डेवलप हो रहा है, इंडिया का बच्चा अलग तरीके से हो रहा है। वहां पे टेक्नोलॉजी पे बच्चों को ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं उनको। बट इंडिया में वही हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जियोग्राफी पढ़ाई जाती है। चीजें चेंज हो रही टाइम के साथ, बट अब इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सेकंड सही है, जिसमें कि ए सही और आर गलत है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, सोशियो कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट, ठीक है, इसमें क्या है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, ठीक है, इसमें क्या ऑप्शन नंबर है, लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बिल्कुल सही बात है, एक्टिवली ही बच्चे सीखते हैं, पैसिव होकर कभी बच्चे, निष्क्रिय होकर बच्चे कभी नहीं सीखते हैं। इफेक्टिवली लर्न इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, ठीक है, तो व्याख्यान देने एवं समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय है, तो ये बिल्कुल गलत है, लेक्चरिंग हमेशा गलत होता है, एक्सप्लेनेशन भी हमेशा गलत होता है, बच्चों को खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना ही। एंड आप देखो बाकी ऑप्शन भी यहाँ पे कोई जैसे रिकॉल है, रिहर्सल है, ये भी यहाँ पे पैसिवली फॉर्म है, तो ये ऑप्शन आपको ऐसे ही कट कर देने हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कुछ क्वेश्चन को कैसे ही एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 25 दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन क्लासरूम, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है, ठीक है, यहाँ फीडबैक के बारे में बात करी जा रही है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन का इट इज बोर्ड एंड जेनरिक, जेनरिक नहीं कोई चीज होती है, व्यापक और सामान्य तरीके से नहीं फीडबैक होता है, इट्स ओनली फोकस्ड ऑन आउटकम, आउटकम मतलब क्या होता है, जब फाइनल एफ जो रिजल्ट आता है उस पर हम थोड़ी बात करेंगे, हमेशा तो हम ड्यूरिंग ड्यूरिंग द लर्निंग भी तो हम ले सकते हैं फीडबैक, तो ये ऐसे गलत हो जाएगा। एंड इट्स टाइमली एंड स्पेसिफिक, बिल्कुल सही बात है, जैसे कभी कभी बच्चों को पढ़ाते टाइम भी हम पूछ लेते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा समझता है, और स्पेसिफिक भी हो सकता है, कई बार कोई टॉपिक इजी हो तो आप बच्चों को बिल्कुल लास्ट में पूछते हैं कि आप किन्हीं बच्चों को डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, टीचर ऐसा बोलता है। ऑप्शन नंबर डी का इट इज गिवन ओनली एट द एंड ऑफ द टास्क, बिल्कुल गलत बात है, ड्यूरिंग द टास्क भी देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। लिव और इसके प्रोसेस दैट डैश इज इम्पोर्टेंट सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रंस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिव और इसके प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है, यानी सेल्फ रेगुलेशन के लिए, तो यहाँ पे इनर स्पीच बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आप जब सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे तो ये बहुत इजी, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन में से आएगा, तो आप इसको कर सकते हैं। अडॉप्टेशन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी गलत हो जाएगा, एंड डिसिक्विलिब्रियम भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक ही बचता है, जो कि बच्चे खुद को रेगुलेट करने के लिए सेल्फ टॉक करते हैं या इनर स्पीच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज सही। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको फिल करना है और उसके बाद फिर ये ऑप्शन आपको देखो। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, इज अ फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सोल्यूशन, बिल्कुल नहीं, डाइवर्जेंट का मतलब होता है, डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि आप अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही दिशा में सोचेंगे, आप अलग नहीं कुछ सोचेंगे, ठीक है, हमेशा एक ही दिशा में सोचेंगे, एक ही दिशा में सोचेंगे, तो अब ये डाइवर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग, चलिए आप ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रमोट मैथमेटिकल एबिलिटी एंड प्रमोट वर्बल एबिलिटी, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में भी वर्बल के लिए प्रमोट कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकल को भी इसमें प्रमोट कर, ये गलत बात है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रमोट वर्बल एबिलिटीज, ठीक है, यही उसी ऑप्शन को यहाँ पे पलट दिया है, तो ये ऑप्शन दोनों सेम है, बस आगे पीछे कर दिया दोनों को, तो ये दोनों गलत हो गए। एंड फोर्थ ऑप्शन का इनकरेज मल्टीपल आंसर, बिल्कुल सही बात, डाइवर्जेंट का मतलब आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है कि आप हमेशा एक ही तरीके में सोचेंगे कि भाई उसका किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका, इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग while jumping, Aru said that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget theory cognitive development children do reasons like this? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फॉर्मल स्टेज ऑफ, जो कि आपने पढ़ा होगा, जीन पियाजे का 4 स्टेज दी थी, सीनियर सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल मोटर, कॉन्क्रीट मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन भी यही दे रखा है। अब हम इन ऑप्शन में से चूज कैसे करेंगे, यहाँ पे किस बारे में बात करिए आफ्टर, तो क्या है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि उसे रस्सी को जानबूझ करके आउट किया, ठीक है, मेन बात यही है, ठीक है, तो अब बच्चा जब 2 से 7 साल की एज में होता है तो वो चीजों को रिवर्सली नहीं सोच पाता है, तो जिसकी वजह से इस आरू जो बच्ची है उसको लगता है कि रस्सी ने उसको जानबूझ करके आउट कर दिया, जबकि उसकी खुद की गलती है कि वो जंप नहीं कर पाई होगी टाइम पे, जिसकी वजह से वो आउट हो गई है, ठीक है,
तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें 2 से 7 साल बच्चा होता है, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, यही है। पूर्व चलन अवस्था यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, लेकिन जो इसका पूर्व संक्रियात्मक मेन नाम होता है, जैसे कभी कभी चीजें बदल जाती हैं, मतलब अलग नाम से भी यहाँ पे बोल देते हैं, कई सारे नाम सोचते हैं, किसी इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम होता है, तो आप कोशिश करिए सीडीपी को इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, बट हिंदी में कई बार चीजें बदल बदल के आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल स्टेज दैट इन इनफेंसी, ठीक है। इनफेंसी क्या होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है, यहाँ पे हमेशा जो होगा बच्चा हेड टू टो की तरफ बात करेंगे, तो यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है, ये तो उसकी बात कर रहा है बिल्कुल बेसिक, लेकिन यहाँ पे हम इन्फेंसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चा पैदा नहीं हो गया, ये पहले की बात हो रही है इन्फेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो डेवलप ऑफ लैंग्वेज अकर रैपिडली एज द सेंसरी मोटर, यहाँ तो इसकी बात ही नहीं हो रही है, इन्फेंसी में कहाँ से लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगी, तो ये वैसे गलत हो गया। फिजिकल डेवलपमेंट अकर रैपिडली विद वाइल डेवलपमेंट फाइन मोटर की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि अभी बच्चा इन्फेंसी में ही है, ठीक है। इट लाइम कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन हेड एंड टो, ठीक है, जो इसके अंग होते हैं, ठीक है, वो हाथ और पैरों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा 2 महीने का होता है, या फिर जब बच्चा 1 महीने का होता है आफ्टर इन्फेंसी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके अंग बड़े हो रहे होते हैं, ना कि उसका सिर्फ पैर बड़ा होता है, सारे जो बॉडी का पार्ट होता है धीरे धीरे हाथ हाथ पैर आंखें नाक कान गला सब कुछ धीरे धीरे बहुत स्पीडी से बढ़ रहा होता है। बाकी जब बच्चा पैदा 9 महीने के बाद बाहर आ जाता है, तब वहां पे उसकी जो ग्रोथ होती है वो अदर देन, जैसे नाक कान गला की जगह उसके हाथ पैर काफी तेजी से ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी हिसाब से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है, मचान, मचान का क्या मतलब होता है, आलंबन यहाँ पे दे रखा है, लेकिन मचान भी बोलते हैं हिंदी में, या फिर स्कैफ फोल्डिंग का मतलब क्या था, टेम्पररी हेल्प किसी चीज में, जैसे बच्चा जब बच्चा किसी क्वेश्चन में फंस रहा होता है तो उसको टीचर टेम्पररी हेल्प देता है, जिसकी वजह से वो बच्चा फिर कंटिन्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या देखा है, यहाँ पे मल्टीपल हमें चूज करना है, क्योंकि ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखा है ABCD चूज करना है, तो अब इनमें से कई सारे सही हो सकते हैं। तो इसमें थिंकिंग अलाउड मतलब क्या था, बोलकर सोचना, बिल्कुल बच्चा जब अ, छोटा होता है तो वो बोलकर ही सोचता है। प्रॉम्प्ट एंड क्यू, संकेत और इशारे, ठीक है, क्यूज, तो बच्चा कई बार संकेत लेकर के, स्कैफ फोल्डिंग का मतलब क्या था, किसी को संकेत देना, इशारे कर देना, हेल्प कर देना, ठीक है, ये होता है स्कैफ फोल्डिंग। क्वेश्चन के थ्रू भी कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, वहां पे आप हेल्प कर देंगे तो वो कंटिन्यू अपना क्वेश्चन अपना करता रहेगा, चीजें सॉल्व करता रहेगा। हाफ सॉल्व एग्जाम्पल्स, आप किसी चीज को हाफ सॉल्व करके बच्चे को दीजिए, बाकी वो आगे का कंटिन्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, तो ये हाफ सॉल्व हो गया। रोट रिहर्सल, ये गलत हो गया, क्या, रट्टा दोहराना, रट्टा दोहराना मतलब ये तो वैसे ही नेगेटिव वर्ड है छोटे बच्चे के लिए, तो ये ऑप्शन गलत हो है। तो क्वेश्चन नंबर 30। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो और एफर्ट और इतनी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ करो, क्योंकि मैं काफी डिटेल में चीजों को समझा रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, तो आप वीडियो को 1.5x पे देख सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने बहुत मेहनत करके समझाया, ठीक है। तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। ये अभी CDP का पोर्शन है, बाकी आगे मैं मैथमेटिक्स EVS सारे सारे लेके आऊंगा, पांचों चारों और सब्जेक्ट जो हिंदी इंग्लिश है उनको भी ले आऊंगा, ठीक है। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, लिए मिलते हैं आगे, धन्यवाद।